हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस फिजिक्स की क्लास में। जैसे कि रेलवे के पेपर चल रहे हैं, एनटीपीसी का पेपर आने वाला है और ग्रुप डी के पेपर भी आने वाले हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में पूछी जाती हैं, खासकर ग्रुप डी में। एनटीपीसी में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और एएलबी टेक्नीशियन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि लगातार फॉर्मेट बदलता रहता है। तो उसी के क्रम में आज मैं फिजिक्स का सेकंड सेगमेंट लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने काइनेमेटिक्स और यूनिट एंड मेजरमेंट्स करा दिए हैं, आप उन्हें जाके जरूर देख लीजिएगा मेरा प्रीवियस वीडियो। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सामने जो बुक है इसमें लगभग लगभग आप देखेंगे तो लगभग 400 क्वेश्चन है एक ही टॉपिक से। वर्क एनर्जी एंड पावर से लगभग 400 क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रुप डी में और रेलवे एनटीपीसी में। अब आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। जब मैं क्वेश्चंस काउंट कर रहा था तो ये सेकंड मोस्ट जो है चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले काइनेमेटिक और यूनिट मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास की। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको लेके तो मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हम जो क्लास करेंगे इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में और पावर के बारे में। कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है और साथ साथ में ऊर्जा का मतलब क्या है, कितने तरह की ऊर्जा होती है, न्यूमेरिकल में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर पावर आए तो हम क्या करेंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी आए तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी आए तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंग में हम क्या करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है भाई मेरे। तो आज की ओवरव्यू में एक बार ओवरव्यू में देना चाहता हूँ कि आपको मैं क्या क्या इस टॉपिक में खासकर पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की, ठीक है, कार्य क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन हम देखेंगे इसकी कि डेफिनेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल बेस को, डेफिनेशन में ही आ जाता है न्यूमेरिकल फॉर्मूला, तो हम न्यूमेरिकल देखेंगे इसके, ठीक है, न्यूमेरिकल देखेंगे। इसके हम बात करेंगे जो है एनर्जी की, कितने टाइप की एनर्जी होती है और उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ एनर्जी पूछेंगे। और फिर हम बात करेंगे पावर की और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर की थ्योरम की। तो ये सभी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। एक ओवरव्यू के फॉर्मेट में आपको छोटी छोटी चीजें मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे बनेगी, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत की जाए, ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे चैनल, ठीक है। इस चैनल पर सभी चीजें आपको मिल जाती हैं, शुरुआत से लेके अंत तक हर एक चीज आपको मिलेगी यहाँ पर। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तब भी आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं तब भी आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। जो बच्चे अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, ये मेरा प्रोफाइल है। मैंने बीटेक की है एसबीटीआई कानपुर से, एसएससी सीजे 17-18 का टायर 3, 19 का टायर 3 दिया है, स्टिल वेटिंग फॉर इसका तो डीवी आने वाला है, डीवी है मेरा। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू दिया है। ये अभी पेपर भी आए हुए, सब लोग भर देना, क्योंकि इसमें एसीआईयू बहुत बढ़िया पोस्ट होती है। एसीआईयू बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पावरफुल पोस्ट है। किसी को बता दोगे कि ना तो उसकी जमीन खिसक जाएगी। चलो भाई, अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। ये लगभग 1 महीने से लेकर लगभग 24 महीने तक का प्लान आपको मिल जाता है। 24 महीने का जो अमाउंट है वो 7,200 है और ये 31 दिसंबर तक ही अप्लीकेबल है, 31 दिसंबर तक ही अप्लीकेबल है। उसके बाद ये जो है महंगा हो जाएगा, ये लगभग 2,000 महंगा इधर हो जाएगा, 1200 से लेकर 24 तक यहाँ चला जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितना अमाउंट है, ठीक है भाई। चलो, ये मेरा कोड है जिससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अगर आपके पास क्रेडिट्स है तो यहाँ से भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप चाहो तो 6 महीना, 12 महीना, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन में ईएमआई भी अवेल कर सकते हैं। तीनों चीजें अप्लीकेबल है, ठीक है भाई। चलो, तो क्लास की शुरुआत है। ये अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल है। आपको सर्च करना है योगेंद्र सिंह। आपको क्या सर्च करना है? आपको योगेंद्र सिंह सर्च करना है, तो आपको मैं वहां पर दिखाई दूंगा। याद रखना, मैं एसएससी एग्जाम में पढ़ाता हूँ, टीचर्स एसएससी एग्जाम, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कार्य की बात करेंगे। आराम आराम से चलेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो लोग जल्दबाजी में हैं, जल्दी में हैं, वो अभी जा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही आसान तरीके से चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो कार्य क्या होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर लिखा हुआ है, एक आदमी कोई कुछ बॉक्स को खींच रहा है। तो कार्य का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु को फोर्स लगाकर कुछ ना कुछ दूरी विस्थापित कर देना, डिस्प्लेस कर देना। ये जो बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को इस व्यक्ति ने खींचकर यहां से लेकर यहां तक पहुंचा दिया, तो मैं यही तो कहूंगा कुछ ना कुछ दूरी तय करा दी उसने। तो अगर बल लगाकर किसी वस्तु को, एक वस्तु है कोई, मान लो कि ये वस्तु है, इसका मास m है, ठीक है, ये वस्तु है, इसका मास m है, और इन्हीं भाई साहब ने ये वस्तु खींचकर,
ठीक है, F फोर्स लगाकर, इन्होंने कितना फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया और इसको खींचकर D डिस्टेंस तक ट्रेवल कर दिया, D डिस्टेंस तक पहुंचा दिया, यहां पे वस्तु को पहुंचा दिया है। तो ये जो कार्य हुआ है, ये जो फोर्स लगा के D डिस्टेंस तक पहुंचाया गया है, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कार्य कहते हैं। तो कार्य को अगर हम आसान भाषा में समझे तो मैं ये कह सकता हूं डेफिनेशन के फॉर्मेट में, किसी भी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में, अब देखो अगर मैं ये कहूं कि ये आदमी इधर की तरफ खींच रहा है, ये आदमी इधर की तरफ खींच रहा है और वस्तु उधर भाग जा रही है, तो फिर हम कार्य नहीं मानेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव कार्य मानेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस दिशा में आदमी खींच रहा है, तो अगर मैं ये आदमी इस दिशा में, अगर ये कार्य इस दिशा में हो रहा है, वस्तु इस दिशा में जा रही है, तो हम ये वाला बल नहीं लेंगे, क्योंकि ये उस दिशा में नहीं है, बल्कि इस बल का नीचे वाला कंपोनेंट लेंगे जो कि उसी दिशा में है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूं? मैं फिर से समझाता हूं आपको, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है ना, डेफिनेशन बननी बहुत जरूरी है। इस आदमी ने इस बॉक्स को खींचा, अपनी तरफ ऐसे करके खींचा, लेकिन क्या ये बॉक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है जो फोर्स लगाया गया? आप कहोगे सर ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा बल्कि सीधी जा रहा है, सीधे जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। मतलब जो हमें फोर्स लेना है वो भी हॉरिजॉन्टल ही लेना है, नहीं तो होगा ही नहीं है, ये तो अलग तरीके से फोर्स लगा रखा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये वाला जो फोर्स है इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें, तो जिस जिस एक्सिस पर थीटा होता है उससे बनता है एफ कॉस थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि नीचे की तरफ जो कंपोनेंट है ये एफ कॉस थीटा है, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इन दोनों का अगर हम देखेंगे तो हम कार्य मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, हम फिर से इसको समझाएंगे अभी दोबारा से आपको। अभी हम केवल बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि बल क्या होता है, तो मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूं। डेफिनेशन जरा देखते चलना, ठीक है, जो मैं डेफिनेशन लिखूंगा उसको देखते चलना। किसी वस्तु पर, मैं बहुत ही आराम से चलूंगा, जिन लोगों को जल्दी है, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में, वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। ठीक है, हम डिटेल से चीजें चलेंगे। ठीक है, आप सोच रहे हो सर डेफिनेशन की क्या जरूरत है, लेकिन डेफिनेशन की जरूरत है मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त। डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी? मैं वैसे तो जनरली डेफिनेशन नहीं बताता हूं, लेकिन मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा। सो बॉडी इज टू डिस्प्लेस्ड, अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है इन द फोर्स, तो बॉडी डिस्प्लेस्ड, इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, body displaced in the direction of force, by applying the force, is called work. ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपके? बस इतनी सी चीज आपको जो है वो समझनी है कि मतलब इसका कार्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन में ये कहा गया कि भाई ये मतलब है इस चीज का। अब एक चीज मुझे और बताओ कि अगर हम इस चीज की सेम टू सेम इसी चीज की बात करें कि ये आदमी है, फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स तो इस तरफ लगा रहा है, बात सही है, फोर्स तो वो ऊपर की तरफ लगा रहा है। ठीक है, बात बताओ मुझे फटाफट, राइट? और कार्य किस तरफ हो रहा है? कार्य इस तरफ हो रहा है, क्योंकि वस्तु तो इसी तरफ चल रही है। तो अगर कार्य इस तरफ हो रहा है तो हमें फोर्स का ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो इसके साथ में मैच करेगा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? तो आप कहोगे एफ कॉस थीटा।
क्या होगा, एफ कॉस थीटा। और अगर इस वस्तु ने डी डिस्टेंस ट्रेवल की है, डी डिस्टेंस दूरी तय की है, तो हम ये कहेंगे कि टोटल जो वर्क है, जो टोटल डब्ल्यू है, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, बोलो सही बात है, मेरी बात समझ में आ रही है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही बात होगी। अच्छा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर ये बात है तो मुझे एक चीज बताओ, आपने ये चीज लिख ली होगी आई थिंक, अगर ये चीज लिख ली है तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज लिख ली है तो मैं मिटा दे रहा हूँ, तो भाई ये मैंने मिटा दिया। अब हम इसकी तरफ वापस चलते हैं, वापस इसी की तरफ चलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसने वर्क निकालना है मुझे, तो वर्क मैंने ये लिखा, और फोर्स हमें कौन सा वाला लिखना पड़ेगा, एफ वाला या एफ कॉस थीटा वाला, क्योंकि वस्तु तो इसी तरफ चल रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर वस्तु इसी तरफ चल रही है तो हमें यही वाला फोर्स देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, एफ कॉस थीटा ले लिया एफ की तरफ, तो हमने लिख लिया एफ कॉस थीटा इनटू दूरी कितनी तय की है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमने लिख दिया डी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, एफ इंटू डी कॉस थीटा। बात समझ में आई आपके? यहां तक लिख लिया आपने? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि एफ और डी मैक्सिमम कब होंगे, सबसे ज्यादा वर्क कब होगा, जब कॉस थीटा जीरो होगा। आप सबको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर जीरो है, अगर कॉस थीटा जीरो है, मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो है, तो टोटल कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। भाई इतना तो सबको पता होगा, नहीं पता तो लिख लो भाई कि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। और सबसे ज्यादा वैल्यू 1 ही हो सकती है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। मतलब सबसे ज्यादा कार्य कब हो सकता है, सबसे ज्यादा कार्य तभी हो सकता है जब कॉस थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। किस थीटा पे हो सकती है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर ये वैल्यू 1 हो सकती है, और कहीं हो ही नहीं सकती। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी वस्तु को हमें ज्यादा वर्क करवाना है, किसी वस्तु पर ज्यादा कार्य करना है, तो हमें उसे उसी दिशा में खींचना पड़ेगा जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमें किसी वस्तु को ज्यादा दूरी तक खींचना है, तो अगर हम उसी दिशा में खींचे जिस दिशा में वस्तु डिस्प्लेस कर रही है, तो ज्यादा कार्य होगा, ज्यादा वर्क होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, जो आसान भाषा में मैं समझाना चाह रहा हूं। अच्छा भाई, एक चीज और बताओ कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज दैट मैं कोई भी एक चीज लेता हूं, अपने ऐसे उठा के ये रख देता हूं, ठीक है, और फिर मैं चलना स्टार्ट करता हूं। क्या मैंने कोई कार्य किया, तो मैं ये कहूंगा कि मैं चल इधर रहा हूं, आगे की तरफ जा रहा हूं। भाई एक आदमी है, ये आदमी है, इसने जमीन से एक बॉक्स उठाया और इसको यहां पे रख दिया। किस पे रख दिया, अपनी खोपड़ी पे रख लिया, और ये आगे की तरफ जा रहा है। अब वो कह रहा है क्या उसने कोई कार्य किया? मेरे हिसाब से उसने कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वही बॉक्स तो उसने ऊपर की तरफ लगाया है, और चल वो आगे की तरफ रहा है। इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। और अगर 90 डिग्री हो गया तो cos थीटा 90 जीरो होता, मतलब यहां पर कोई कार्य नहीं हुआ है। ये बात आपके समझनी चाहिए। लेकिन कार्य अभी भी हुआ है। किसने कार्य किया है? इस आदमी ने जब बॉक्स को जमीन से ऊपर की तरफ अपनी खोपड़ी पे रखा था, तो एक फोर्स लग रहा है। किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, mg। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? mg। और अगर ये बॉक्स ऊपर से नीचे रखा गया तो डेफिनेटली ये एक्सिस तो एक ही है, सेम एक्सिस है। भले 180 डिग्री है, नेगेटिव वर्क हुआ, लेकिन वर्क तो हुआ है, क्योंकि cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। मतलब यहां पे कार्य होगा, है ना। किसके द्वारा होगा? ये कार्य गुरुत्वाकर्षण के कारण होगा। तो गुरुत्वाकर्षण के तो कार्य हो रहा है, लेकिन इस आदमी के द्वारा कार्य नहीं हो रहा है। अगर उसमें बात गुरुत्वाकर्षण किया जाए, उसमें बात ग्रेविटी किया जाए, तो कार्य माना जाएगा, अदरवाइज कार्य नहीं माना जाएगा। मैं छोटी छोटी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप नहीं समझोगे इस चीज को, जनरली ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी, बट हम आगे चलेंगे तो इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि ये क्वांटिटी कैसी होती है। तो जब भी ये चीज लिखी हो तो याद रखना, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये वर्क जो भी होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। ये वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब नेगेटिव में भी आ जाए तब भी हम उसे पॉजिटिव लेके ही चलते हैं। ठीक है, नेगेटिव में भी आ जाए तब भी हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। अच्छा, वर्क की यूनिट क्या होती है? तो वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी हमारी? जूल होती है।
ठीक है भाई मेरे, जूल होती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जूल किसके बराबर होता है, तो आप ये समझो कि जूल ये न्यूटन या डिस्प्लेसमेंट है, तो जूल बराबर क्या होता है, तो जूल बराबर हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जूल किसके बराबर होता है, तो जूल न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो चीज आपको थोड़ी बेटर तरीके से समझ में आएगी। एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि पोर्टर है, जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है। एक पोर्टर मतलब, पोर्टर समझते हैं ना आप लोग, एक मिनट, थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। तो एक पोर्टर है, जमीन से 12 केजी का सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। मतलब ये है कि ये मान लो पोर्टर है, ये इसका मुंह हो गया, ये टांगे होंगी, ये नाक हो गए, है ना, ये इसका बड़ा सा शरीर है और ये इसकी टांगे, ठीक। अब ये जो पोर्टर भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक बक्सा नीचे रखा हुआ है जमीन पर, जमीन पर एक बक्सा रखा हुआ है, और इन्होंने क्या किया, ये बक्सा कितने किलोग्राम का, 12 केजी का बक्सा है, इन्होंने जमीन से उठाया और अपने सर पर रख लिया। जमीन से उठाया और अपने सर पर रख लिया। अब देखो यहाँ पे जीरो नहीं है, और अगर जीरो नहीं है तो आपके दिमाग में एक चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर कार्य वो वाला नहीं है, मतलब कार्य गुरुत्वाकर्षण वाला कार्य पूछ रहा है। कभी कभी बोलेगा नहीं बल्कि पूछ लेगा आपसे, तो उसने लिखा नहीं गुरुत्वाकर्षण, लेकिन आपके दिमाग में आगे बात कि 101 लिखा है, तो मतलब गुरुत्वाकर्षण वाला कार्य हमें देखना पड़ेगा। कार्य तो हुआ है। अच्छा भाई, एक फोर्स कितना लग रहा है, तो बक्से के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लग रहा है, mg यहां भी लग रहा है और mg यहां भी लग रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब फोर्स हमारा कुल कितना लग रहा है, नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स तो लगातार लग रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें वर्क निकालना है। तो वर्क बराबर क्या होता है, हमें पता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूरी, विस्थापित दूरी की बात हो रही है। याद रखना, इस दूरी का मतलब वो वाली दूरी नहीं, विस्थापित दूरी की बात हो रही है। और हम लिख सकते हैं इंग्लिश में, तो हम लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हमारा वर्क कितना हो गया, वर्क बराबर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई, अब मुझे एक चीज और बताओ, एक चीज ध्यान से समझना कि अगर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा वर्क इज इक्वल टू हो गया, फोर्स कितना है mg इनटू, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये जो हाइट है इसकी, है ना, इस आदमी की जो हाइट है, तो हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर, तो इसे हम लिख दिए h। तो मास कितना दे रखा है उसका 12 केजी, मल्टीप्लाई बाय g हो गया 10 इनटू हाइट कितनी होगी 1.2। अब जरा हम सबका गुणा करके देख लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो ये तो 12 इंटू 12 144 आ रहा है आंसर। तो ये आंसर जो है वो 1.5 है, सॉरी दिस इज नॉट 1.2, ये 1.5 है। तो अगर हम 1.5 करेंगे तो ये हो गया 10 इंटू 1.5। तो 1.5 करेंगे तो कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। देखो 180 जूल आ रहा है, तो ये हमारा हो गया 180 जूल। दिस इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर सही कितना आया, 180 जूल आया। सी विल बी द राइट आंसर। तो ABCD ऊपर नीचे लिखे, इससे कोई मतलब नहीं, आपको केवल समझाने की बात है कि वो आंसर कौन सा सही बनेगा, ठीक है। बोलो बात आपके समझ में आई, थोड़ी बहुत दिमाग में पल्ले पड़ी, अगर नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं जिससे आपकी थोड़ी थोड़ी एबिलिटी और बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन RRB ग्रुप डी के ही हैं, कोई भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं लूंगा, जो क्वेश्चन आए होंगे वही क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन और है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो जो जो चीजें हमें लिखी है वो अलग कर लेते हैं। हमें लिख के दिया गया कि फोर्स जो है वो कितना है, 20 न्यूटन का फोर्स है, पहली चीज, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है 2 मीटर, और वर्क हमें कितना दे रखा है, तो वर्क इज इक्वल टू दे रखा है 20 जूल, ठीक है, 20 जूल। ओके, अब वो कह रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, मतलब हमें निकालना है कि उनके बीच का एंगल कितना है। तो देखो एंगल निकालने के लिए सबसे पहली चीज तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला क्या कहता है, W इज इक्वल टू F इंटू डी कॉस थीटा, F इंटू डी कॉस थीटा ये कहता है। तो हम सारी चीजें अपनी अपनी जगह प्लेस कर देंगे,
ठीक है। तो ये हमने वर्क रखा 20 यहाँ पे, एफ कर दिया 20 इंटू डी कर दिया 2 कॉस थीटा। देखो 20 से 20 हो गया कैंसिल, यहाँ पे 1 आ गया और 2 नीचे आ गया, तो हमें समझ में आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/2। अब cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, कौन सी वैल्यू पर cos थीटा की वैल्यू 1/2 आती है, कौन से एंगल पर आती है? तो सबको पता है कि cos थीटा की वैल्यू 1/2 जब आती है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो, मतलब ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर, यही इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, आपको हर एक चीज याद रखनी है, हर एक चीज याद रखनी है, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है कि भाई, एक मिनट, ये है, ओके। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, ठीक है। तो क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य लगभग कितना होगा? इस पे वो कार्य पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है भाई। चलो आंसर बताओ क्या बनेगा। एक मिनट, ठीक है, आप सही है, बताओ आंसर क्या बनेगा कि वो पूरा कार्य कितना होगा। तो एक मुझे बात समझ में आती है कि देखो हमें कार्य अगर निकालना है तो हम सीधे सीधे कार्य के फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है। सीधे सीधे हम कार्य के फॉर्मूले की बात करेंगे। राइट, आप सही है। शिट यार, तो क्वेश्चन ही चला गया। तो क्वेश्चन ही चला गया, बट कोई बात नहीं, हम एक इसको दोबारा से देख लेंगे क्योंकि अभी ये पता नहीं कैसे आएगा क्वेश्चन, आइडिया भी नहीं है मुझे। हाँ ये आ गया, चलो आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको हम उठा के थोड़ा सा, यार बड़ा झमेला है भाई ये तो। आप सही है, ये यहाँ पे लेके आओ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये यहाँ पे लेके आओ, इसको थोड़ा सा जूम कर दो, अब ठीक है। चलो आ रहा है, हाँ ठीक है, देखने में आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो एक मुझे चीज समझ में आती है कि 4 किलोग्राम की वस्तु है, हमने मास लिख लिया इसका 4 kg, ये वर्क एनर्जी पावर का थ्योरम का क्वेश्चन है। अभी हम क्लास के लास्ट में से स्टार्ट करेंगे तो मुझे बताने में आसानी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम का है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे अभी ओवर करते हैं, नहीं तो ये आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पहले हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है ऑलरेडी, हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। 20 न्यूटन का बल है, 2 मीटर स्टार्ट करता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट है काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसी होती है, ऊर्जा कौन कौन सी होती है और इनका टाइप क्या है, कैसे क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम एनर्जी बता दें, फिर एनर्जी थ्योरम करके उस क्वेश्चन में वापस चलेंगे, ठीक है। भाई एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप की है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी, एक है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। जब भी हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि एनर्जी जो है वो ड्यू टू मोशन है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, ठीक है। अगर कोई वस्तु चल रही है तो हम कहेंगे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, अगर कोई वस्तु चल नहीं रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, या उसके अंदर जो एनर्जी भरी हुई है उसे भी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। पोजीशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को खींचा, अब स्प्रिंग को खींच के मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, क्या स्प्रिंग चल रही है? नहीं, रुकी हुई है, उसकी एक पोजीशन है,
लेकिन उसके अंदर ऊर्जा है। आप छोड़ोगे तो तेजी से अपने आप ही अंदर की तरफ भागेगी, मतलब उसमें गति आ जाएगी। तो ऐसी ऊर्जा जो स्थितिज मतलब रुकी हुई है, लेकिन एक टाइम पर उसी रुकने के कारण उसके अंदर मतलब मोशन आ सकता है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि डैम है, डैम का पानी रुका हुआ है, लेकिन अगर डैम टूट जाए तो क्या होगा, मोशन आ जाएगा, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो मोशन आएगा तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक रिमोट है, यहां पे मैंने रुका हुआ है, लेकिन अगर मैं छोड़ दूंगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो एक ऐसी पोजीशन जिसके रिलीज होने पर, जिसके छूटने पर वो वस्तु या वो कोई चीज काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, जिसके अंदर मोशन आ जाए, उसे हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर है। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं जमीन पे खड़ा हूं तो जमीन पे अगर मैं छूट भी जाऊं तब भी जमीन पे रहूंगा, मतलब मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर मैं जमीन से उठकर वहां छत से जाके चपक जाऊं और अब मैं कहूं कि बताओ मुझे अंदर काइनेटिक एनर्जी है या नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, तो आप ये कहोगे सर अगर आप छोड़ दोगे, आप धाम से नीचे गिरोगे, आपके अंदर मोशन आ जाएगा, मतलब आप जब छत पे लटक रहे हो तो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये कि ऐसी एनर्जी जिसके रिलीज होने पर, जिसके छूटने पर वो चीज गति में आ जाए, मोशन में आ जाए, उसे हम काइनेटिक एनर्जी, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, उसे हम कहते हैं भाई पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है। काइनेटिक एनर्जी की तो सेम ही फॉर्मूला है कि हम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूले की बात करें तो ये तो हो जाएगा 1/2 mv²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, जो कि लगभग सेम ही रहता है, हर फॉर्मेट में सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बदलता रहता है। अगर पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम ग्रेविटेशन को लेके बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जमीन से लेके, अगर मैं कहूं कि एक आदमी है जो जमीन से एक h हाइट पर खड़ा हुआ है, यहां पे खड़ा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप ये कहोगे कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक्चुअली में कार्य के बराबर है, mgh के बराबर। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन की हम बात करें तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो ये हो जाती है m इंटू जी इंटू एच, दिस इज mgh। ये किसके कारण है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण है। ये चीज हमेशा याद रखना भाई मेरे, ना गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में कितनी होगी, तो अगर यही पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में बात करें, हम इसी में यहां पे लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, तो ये हो जाती है माइनस इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, जिस डिस्टेंस तक उसको खींचा गया था उसे हम माइनस के एक्स स्क्वायर कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की अलग है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट की अलग हो जाएगी। इसी तरह डैम की अगर देखोगे तो वहां पे देखेंगे कितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है, वो चीज अलग हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा वेरी करती है, चीजों के उनके मोशन को, उनकी पोजीशन को लेके अलग अलग बनती है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको लेके अभी ये जो है मैंने आपको पीछे आगे पीछे करवा दिया था, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार, एंड दैट इज द दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं वर्क एनर्जी। अब थ्योरम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एक मिनट, इसके पहले हम थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके पहले हम थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्लाइड में है नहीं, ये गायब हो गया बीच में, कि यहाँ से हम एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक हम नया पेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेडिंग डाल लो आप लोगों की, नया पेन यूज कर लेते हैं। सो दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिख रहा है, बहुत ही कम डार्क है ये। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसे हम कह सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम भी कह सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह लो या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम कह लो, एक ही बात है। और हम कह सकते हैं ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। तो वर्क एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ऊर्जा का संरक्षण का मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझते चलना। जो मैं चीज कह रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। मतलब कहने का मतलब ये है
कि अगर हम इन दोनों की बात करें, आप इस वाले पहले वाले पिक्चर को ध्यान से देखो तो हम ये कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। यांत्रिक ऊर्जा के या फिर मैकेनिकल एनर्जी के दो रूप होते हैं, एक रूप को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक रूप को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक ग्रुप को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक ग्रुप को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी भी नहीं बदलता है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जो सम है, मतलब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, वो कभी भी नहीं बदलती, हमेशा वस्तु में वही के वही रहती है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सपोज दैट इफ वी हैव अ बॉल जो कि h हाइट पर जमीन से मौजूद है। क्या है? h हाइट पर जमीन से मौजूद है। कितनी हाइट है इसकी? h हाइट है, ठीक। और इस वस्तु का जो मास है वो m है, ये वस्तु है। तो अगर मैं ये वस्तु यहां पर अगर रुकी हुई है तो इसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी होगी? अगर रुकी हुई है तो मैं कहूंगा टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो अगर मैं इसको लेके चलूं, इसको एक अलग से एग्जांपल के फॉर्मेट में लेके चल रहा हूं, एक बॉल का एग्जांपल ले रहा हूं। तो एक बॉल है ये, ठीक है, जो जमीन से h हाइट पर रखी हुई है, इसका मास m है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम पोजीशन 1। तो अगर मैं पोजीशन 1 की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि इस टाइम पर इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी है। तो मैं कहूंगा देखो इसके अंदर m इंटू जी इंटू एच है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी केवल हाइट पर डिपेंड करती है और अभी इसके अंदर हाइट है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो आप बताने में असफल रहोगे, क्योंकि ये तो मोशन कर ही नहीं रहा है, मैंने तो वेलोसिटी बताई नहीं है, वो तो वस्तु रखी हुई है ऊपर। तो मैं ये कहूंगा टोटल एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो पहली पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी mgh है और काइनेटिक एनर्जी जीरो है। लेकिन अगर ये बॉल एक पॉइंट यहां पे आ जाए, मतलब ऊपर से इसे खिसका दिया जाए और अगर इस पॉइंट पे आ जाए, तो मैं ये कहूंगा कि इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी, क्योंकि ये नीचे गिर रही है, भाई नीचे की तरफ गिर रही है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी रहेगी। वेलोसिटी कितनी रहेगी? v रहेगी। और इस पॉइंट पर इसकी mgh भी रहेगी, भले ही हाइट कम हो जाए लेकिन तब भी कुछ ना कुछ तो हाइट रहेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। तो बीच पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगी। और अगर ध्यान से देखा जाए, अगर एकदम मिडिल पॉइंट है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर रहेंगी। आप बड़े आसानी से ये चीज निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मैं कहूंगा कि हर एक पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर होंगी। किसी भी पॉइंट पे ले लो आप, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगी। तो अगर मैं कहूं कि मान लो कि सपोज दैट एक पॉइंट, ये पॉइंट है ए पॉइंट। सो अब इफ वी टॉक अबाउट ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पर एट पॉइंट ए mgh, h1 ले लेते हैं। इस पॉइंट पर यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, इसे हम h1 मान लेते हैं। सो mgh1 इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब ये v क्या है? v उस वस्तु की वेलोसिटी है जो इस टाइम पर यहां पर जो वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की, इसे va कह लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज v पॉइंट, va पॉइंट, va का मतलब समझ में आ रहा है? इस वस्तु, ये जो ऊपर से गिराई हुई वस्तु है, ये पॉइंट ए पर जितनी वेलोसिटी होगी उसे हमने va कर लिया। इस पॉइंट पे हाइट कितनी है? तो मैंने h1 कर लिया, ठीक है, या फिर ha कर लो, एक ही बात है। तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगी। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मतलब जब भी किसी वस्तु, ये जो वस्तु ऊपर से गिरती है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में बदलती जाती है। बात समझ में आई? नहीं आई? मैं एक ही चीज बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है। उन दोनों का सम हमेशा बराबर रहता है। और जब ये वस्तु यहां पे गिरने वाली होगी, उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस वस्तु की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहां पे, वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब सबसे ज्यादा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी रहेगी और सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, क्योंकि हाइट तो बची नहीं है, हाइट तो खत्म हो गई है। बात समझ में आ रही है?
तो बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वस्तु, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वस्तु 10 मीटर की हाइट पर या 20 मीटर की हाइट पर रखी हुई है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई पर रखी हुई है। एक वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई पर रखी हुई है, ठीक है, ओके। अब उसने क्या कहा कि अगर उसे जमीन से छोड़ा जाए, ठीक है, वस्तु को गिराया गया, वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराया गया, फ्री फॉल किया गया, रूप से गिराया गया, वस्तु जमीन से टकराते समय कितनी गति पर होगी, ठीक है। हिंदी उल्टी सीधी लिख दी है, लेकिन आप समझ लेना क्वेश्चन जो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन अगर समझ लोगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन ये है कि वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई पर रखी हुई है, वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराया गया, वस्तु जमीन से टकराते समय कितनी गति पर होगी। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो हम सोल्यूशन भी कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो देखो भाई, अगर मैं आपसे ये कहूं, ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं, सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखते चलना, सोल्यूशन में लिख रहा हूं यहाँ पे, देखते चलना। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वस्तु जो गिराई गई है, इस वस्तु की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप कहोगे जितनी हाइट होगी उसकी, mgh। तो हम लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, इसे समझने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होती हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही उसकी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। जब वो जमीन से नीचे गिर रहा होगा तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी, राइट। तो हम ये लिखेंगे 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई मेरे, बोलो सही बात है ना। अब v कितना आया हमारा, तो v आया हमारा v इज इक्वल टू √gh। अब जरा मैं कहूं कि अगर ये वैल्यू मैं रख दूं, ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2gh हो जाएगा। तो अगर मैं सारी की सारी वैल्यू एज इट इज इसमें रख दूं तो आंसर आएगा क्या, मैं चेक कर लेता हूं। तो ये हमारा v बराबर आ गया, √2 इंटू 10 इंटू, और हाइट हमें कितनी दे रखी है, 20 मीटर, तो हमने 20 कर दिया। ये हो गया 400, 400 का अंडर रूट करेंगे v, मतलब वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। आ गया, बोलो बात समझ में आई। मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट होती है, कैसे कन्वर्ट होती है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो चीज बहुत ही कहने के लिए बहुत, एक और क्वेश्चन में ले लेते, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, द क्वेश्चन ऑफ पेंडुलम। आपने देखा होगा पेंडुलम होता है, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं बन पा रहा है, बनाने की कोशिश लेकिन जरूर करूंगा कि एग्जैक्टली अच्छा बने, बेहतरीन बने, ठीक है। चलो, बन गया। दिस इज अ पार्ट ऑफ पेंडुलम। अब देखो पेंडुलम क्या है, ये इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है, ठीक है, अगर मैं कहूं ये जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये सी पॉइंट है। ए बी सी पॉइंट है 3। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैक्सिमम, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर होगी। ये जो बी पॉइंट है इसे हम मीन पोजीशन पॉइंट कहते हैं। ये जो बी पॉइंट है इसे हम मीन पोजीशन पॉइंट कहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे होगी, तो आपका आंसर रहेगा कि देखो, अगर मैं इसको सरफेस मान लूं,
ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसको सरफेस मान लूं, भाई यही मीन ऑफ पोजीशन है, तो ये तो हो गया जीरो, ये तो हो गई h इक्वल टू जीरो, यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन ये एक पॉइंट है जहां पर h हाइट होगी, इतनी दूर तक जा पा रहा है वो, यहाँ से फिर वापस आता है, फिर यहाँ c तक जाता है, फिर वापस आता है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो मैं कहूंगा मैक्सिमम जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉइंट ए पर होगी और पॉइंट सी पर होगी, पॉइंट ए पर होगी और पॉइंट सी पर होगी। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे होगी, तो आप कहोगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पॉइंट पे होगी। अब देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो नीचे मिनिमम हाइट पे आ गया तो डेफिनेटली ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी में। यही चीज मैं भी आपको समझा रहा था कि जब ऊपर से नीचे आ रही चीज, तो जब वो छूने वाली होगी सरफेस को, तभी उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो किस पॉइंट पे होगी, वो बी पॉइंट पे होगी। बस यही चीज मैं आपको पेंडुलम की केस में भी समझाना चाह रहा हूँ। जो मैं चीज समझा रहा हूँ वो आप समझ लो। इसी तरीके से टाइम पीरियड पूछा जाता है कि भाई टाइम पीरियड कितना होता है पेंडुलम का, तो टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं जरा, ये क्वेश्चंस लेंगे तो थोड़ा आइडिया और लगेगा। एक मिनट, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं बढ़िया सा। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, एक वस्तु को, चलो ये यहां पे ले लेता हूं। एक वस्तु को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया। ये क्वेश्चन रेलवे के हैं सारे। 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, ठीक है। एक वस्तु को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, 20 मीटर की ऊंचाई पर उसकी गति कितनी होगी। क्या क्वेश्चन है, 20 मीटर की ऊंचाई पर उसकी गति कितनी होगी, उसकी गति कितनी होगी। ठीक है भाई, मेरे बात समझ में आ रही है। चलो, तो एक वस्तु को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, 20 मीटर की ऊंचाई पर उसकी गति कितनी होगी। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसको मैं टोटली अगर बनाने की कोशिश करूं, तो जरा देखते चलना कि मैं क्या बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं। ये वस्तु है, ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, और अगर यहां से यहां तक की हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो मैंने ये कहा कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है 80 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस है यहां से यहां तक। अब ये पॉइंट था इनिशियल वाला पॉइंट, तो हमने से पॉइंट ए ले लिया, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, और जब वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई पर होगी उसे हमने पॉइंट बी मान लिया। ये पॉइंट बी हो गया, और यहां से वस्तु कितनी हाइट पर रह गई है। अब ये जो दूरी है ये मात्र 20 मीटर की दूरी पर रह गई है, ये यहां से 20 मीटर है। एक 20 मीटर है, एक 80 मीटर है। तो हम अगर ए पॉइंट की बात करें, एट पॉइंट ए, तो मैं कहूंगा इस पॉइंट ए पर कौन सी एनर्जी है। तो भाई वस्तु तो चली नहीं रही है, हाइट पर है, जो अभी खड़ी हुई है, तो पॉइंट ए पर टोटल जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर हैगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई क्योंकि वो तो चली नहीं रही वस्तु, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, सही बात है, mgh हो गई। और अगर हम एट पॉइंट बी की बात करें, तो बी पॉइंट पर आप ध्यान से देखो, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी है और साथ साथ में क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हम ये कहेंगे कि यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को भी ले लिया और काइनेटिक एनर्जी को भी ले लिया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे हाइट जो 80 है वो बदल जाएगी, तो हम h जो है वो a की ले लेते हैं और यहाँ पे h b का ले लेते हैं। तो ये हो गया mg hb प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगी। अब हमें वेलोसिटी नहीं पता, लेकिन हम मान के चलते हैं कि वेलोसिटी b भी रहेगी क्योंकि ये पॉइंट b पर है, ठीक है। बात समझ में आई है। अच्छा भाई, अब ये दोनों बराबर होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था
कि हमेशा एनर्जी बराबर रहती है, कंजर्व रहती है, चाहे वो इधर की बात करें, इधर की बात करें, इधर की बात करें, सभी पॉइंट पर एनर्जी बराबर बराबर रहेगी। तो ये दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हमें केवल इसको इसके बराबर करना है। तो अगर हमें इसके बराबर करना है तो हमने इक्वल टू का साइन कर लिया, तो ये हो गया, ये इधर लेके आओ तो हो गया mgha माइनस mghb इज इक्वल टू 1/2 mvv का स्क्वायर होगा। अब देखो मास इधर ये कटा, ये कटा, कट्टम कट्टा हो गया मास, तो केवल हाइट का डिफरेंस आएगा। तो हाइट एच ए की कितनी है 80 और एच बी की कितनी है 20। अगर g को हमने कॉमन लिया तो ये 80 में से 20 गया, बचा 60, तो ये हो गया g इंटू 60, मतलब 600 हो गया टोटल। तो अब ये हम इसको सीधे सीधे 600 लिख देते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू वीवी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? 1/2 इंटू वीवी का स्क्वायर। तो वीवी कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वीवी हमारा आ जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो गया 1200 हो गया, तो 1200 का अंडर रूट, तो अंडर रूट 1200 इसका सही आंसर बन जाएगा। तो अंडर रूट 1200 को आप निकालना चाहोगे तो निकल के आ जाएगा, 100 बाद 10 बाहर आ गया, फिर 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो 20√3 आंसर आ जाएगा इसका, 20√3 विल बी द राइट आंसर जिसका बनेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है करने का, लेकिन अगर आप चाहते तो वैसे भी कर सकते थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी वो दोनों बराबर रहेगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी, तो लेकिन थोड़ी चीज उससे बिगड़ सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी कुछ और है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, तो थोड़ी चीजें बिगड़ सकती थी, लेकिन इस तरीके से आप करोगे तो चीजें सही बनेगी। बात समझ में आ रही है आपकी? बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है भाई मेरे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके ओके, ये यहां तक चीज समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं, कोई अगर बचा हो मेरे पास। मोस्टली सब क्वेश्चन एक से ही है, मोस्टली क्वेश्चंस लगभग लगभग एक से ही है। चलिए, तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी हो चुका है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एक वस्तु है, उसका इतना मास है और उसकी इतनी स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आपको याद रखना है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ, कि 10 किलोग्राम की एक बाइसिकल है, 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, तो टोटल उसके अंदर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन आसान सा है कि 20 केजी मास उसका दे रखा है, कि 20 केजी का मास है, ठीक है, 20 केजी का मास है, और सॉरी 10 केजी का मास है, नॉट 20 केजी। तो वो कह रहा है कि मास जो है उसका 10 केजी का है, और वेलोसिटी जो उसकी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो कुछ भी नहीं, आपको फॉर्मूला लगा देना, 1/2 इंटू mv²। ये फॉर्मूला लगा दो आप, 1/2 इंटू m कितना हो गया हमारा 10 हो गया, v कितना हो गया हमारा 20 हो गया, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो हम सीधे कर देंगे 1/2 इंटू 10 इंटू ये हो गया 400, तो 400 को डिवाइड करेंगे आ गया 200, तो आंसर बन जाएगा 2000 जूल। इसको कॉपी कर लेना। वैसे तो ये बहुत ही आसान है, इसकी जरूरत नहीं बताने की, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन कराना जरूरी था तो मैंने करा दिया। अब हम बात आगे चलते हैं, दैट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अलग अलग ऊर्जा अलग अलग भाग में जो है ट्रांसफॉर्म होती है। अभी मैंने आपको बताया जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो रही, इस तरह की बाकी की ऊर्जाएं भी एक दूसरे में ट्रांसफर होती हैं, एक दूसरे में बदलती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ डायनमो। पहला एग्जाम्पल है डायनमो का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मोटर। तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मोटर हो गया। इसके बाद माइक, जो मैं माइक लगाया हूं ये वाला माइक, ठीक है, माइक। चौथा हो गया स्पीकर। पांचवा ले रहा हूं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। छठवां
छठवां ले लेते हैं बल्ब, बल्ब, ठीक है। सातवां ले लेते हैं एलईडी बल्ब, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, हम बात करेंगे इसकी कि बल्ब और एलईडी बल्ब में क्या डिफरेंस है और मैंने क्यों अलग अलग लिखा है उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये कैसे इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि डायनामो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनामो कार्य क्या करता है, जब आप डायनामो को घुमाते हैं तो डायनामो के अंदर मैग्नेट लगे होते हैं, उनके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन आने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब ये है कि डायनामो जो है वो हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस यही मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं। और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये किसको करता है, तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है डायनामो। और मोटर क्या करती है, मोटर जब बिजली में लगाओगे तो वो घूमेगी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है। तो अगर हम मोटर की बात करें तो मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अच्छा, माइक क्या करता है, मैं जो बोल रहा हूं मेरी आवाज इस माइक में जा रही है, मैं जो बोल रहा हूं मेरी आवाज इस माइक में जा रही है और ये माइक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब मेरी जो साउंड एनर्जी है, जो मेरे साउंड जो ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा है, उसे वो कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। हम ये कह सकते हैं कि ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आ गई। स्पीकर क्या करता है, अच्छा स्पीकर क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। और वो साउंड कहां से आती है, अब मैंने बोला इसके अंदर इलेक्ट्रिक गया, इलेक्ट्रिक से वायर गया, इलेक्ट्रिक फॉर्म में गया, वो स्पीकर से जुड़ा हुआ है। स्पीकर ने क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी ली और उसे फिर से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हम स्पीकर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक से साउंड में कन्वर्ट करता है, बड़ी साउंड कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक से साउंड में कन्वर्ट करेगा, ठीक। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या करता है, तो फोटोसिंथेसिस जो भी सोलर एनर्जी आती है, सूर्य की ऊर्जा आती है, पत्तियों से टकराती है और ग्लूकोज बनाती है। अब ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज का मतलब ये हुआ कि वो केमिकल एनर्जी है। तो जो भी फोटोसिंथेसिस है वो क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बल्ब क्या करता है, बल्ब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो ये इलेक्ट्रिक से ही किसी न किसी कन्वर्ट कर रहा होगा। अब बल्ब क्या प्रोड्यूस करता है, अगर नॉर्मल बल्ब की बात करें जो पहले आते थे तो वो रोशनी देते थे, लाइट तो देते ही देते थे, लेकिन गर्म बहुत हो जाते थे। मतलब ये हुआ कि वो लाइट के साथ साथ में आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक बल्ब कह सकते हैं कि ये लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है और साथ साथ में हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो लाइट और हीट दोनों प्रोड्यूस साथ साथ में कर रहा है। लेकिन एलईडी बल्ब ऐसा नहीं करता है, तभी तो बिजली खपत कम होती है, क्योंकि उसमें हीट तो है ही नहीं। आप एलईडी के बल्ब 10 घंटे जलाए रहो तब भी वो गर्म नहीं होगा, आप हाथ से छू सकते हो उसको। कहने का मतलब है कि एलईडी बल्ब बिजली खपत इसलिए कम करता है क्योंकि वो गर्म नहीं होता, वो हीट नहीं देता है और वो जो हीट में ऊर्जा वेस्ट जा रही थी उसे बचा लेता है। तो एलईडी बल्ब क्या करता है, एलईडी बल्ब इलेक्ट्रिक से कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में, सॉरी लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी, ठीक है। हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी तरह बैटरी अगर पूछा जाए तो बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगर बैटरी कभी पूछ ली जाए तो वो भी याद रखना कि वो केमिकल से क्या करता है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, ठीक है भाई मेरे। आगे चले चलो, तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये भी आप समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, ओके, ऊर्जा में परिवर्तन किसी भी, है ना, चेंज इन एनर्जी, energy is always equal to work done। बस समझ में आई आपके, नहीं समझ में आई मुझे पता है लेकिन फिर भी समझ लो। एक कार है, तो ये बढ़िया सी कार मैंने बना दी, ये कार है, ठीक है। अभी ये आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की गति से। किससे जा रही है, एक कार है जो आगे 10 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है।
अंदर बैठे हुए भाई साहब ने एक्सेलरेट किया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगा के इस गाड़ी की स्पीड बढ़ा के कितनी कर दी इन्होंने कर दी 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी कर दी? 20 मीटर पर सेकेंड। पहले 10 से जा रही थी, अब 20 से जा रही है। तो क्या परिवर्तन आया? इसकी स्पीड में तो परिवर्तन आया ही आया, और अगर स्पीड में परिवर्तन आया तो करंट में भी परिवर्तन आया। अगर आपसे पूछा गया कि कार्य कितना हुआ, तो कार्य के लिए आपने याद कर रखा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब तो यहाँ पर फोर्स भी नहीं पता और डिस्प्लेसमेंट तो पता ही नहीं पता, तो क्या करेंगे? तो फिर हम करेंगे कि एनर्जी में अंतर जो आएगा वही कार्य के बराबर होगा। हम ये कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू होता है डेल्टा इन एनर्जी, डेल्टा E के बराबर होता है। अब ये जो डेल्टा E है ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। ये डेल्टा E काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, तो हम डेल्टा KE लिख सकते हैं, और ये डेल्टा E जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में भी हो सकती है, तो हम डेल्टा PE भी लिख सकते हैं। लेकिन कार्य हमेशा वर्क जो चेंज होगा वो वर्क के बराबर ही होगा। तो अगर मैं कहूं कि इस वाले एग्जाम्पल में कुल कितना वर्क चेंज हुआ, तो मैं यही कहूंगा कि पहले हम देख लेते हैं कि पहले कितनी एनर्जी थी और बाद में कितनी एनर्जी, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वर्क के बराबर होगा। तो वर्क इज इक्वल टू हो गया फाइनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बताओ यही अंतर आएगा, है ना? ऊर्जा में जो अंतर है वो वर्क के बराबर होगा। अब फाइनल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू मास, तो हमें पता है नहीं, मास मान लो कि 100 kg की गाड़ी है ये, 100 kg की गाड़ी ये भी है, 100 kg की गाड़ी, ठीक है। तो 1/2 इंटू m कितना ले लिया हमने? m ले लिया 100, और वेलोसिटी पहले कितनी थी, बाद में कितनी हो गई? 20 का स्क्वायर, तो हमने लिख दिया इसको 20 का स्क्वायर, माइनस इसको कितना लिख दो? 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 थी वेलोसिटी, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। मास हमने कॉमन ले लिया है भाई, ये देख लेना, मास हमने कॉमन ले लिया। तो अगर हमने मास कॉमन लिया कितना हो गया? 400 में से 100 गया 300 इंटू 3000, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 100 इंटू ये हो जाएगा 300, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 400 में से 100 गया 300। अब अगर हम इसको करेंगे तो ये कितना आ गया? 50, और 50 इंटू 300 कितना हो गया? 5 दिया 15, 15,000 हो गया। तो 15,000 जूल कार्य हुआ है, यही इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो 15,000 जूल यहां पर कार्य माना जाएगा। यही चीज मैं आपको समझाने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। अच्छा भाई, अगर हम इसको फॉर्मुलाइज करना चाहें तो मैं फिर से एक फॉर्मूला लिख देता हूं, जरा ध्यान से रखना। इस फॉर्मूले को इसको मैं हटा देता हूं, तो मैं ये लिखूंगा कि जो वर्क डन होता है, जो W होता है, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो होगा 1/2 m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू m इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। ये हो गया वर्क अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो। m कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है भाई मेरे। और अगर वो बात करें, ठीक है, अगर वो बात करे कि भाई हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो क्या बनेगा? तो हम लिखेंगे कि ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी के मामले में हम क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh, तो m इंटू जी इंटू h1 माइनस m इंटू जी इंटू h2। देख लेना डिफरेंस कितना आ रहा है, mg कॉमन ले लो, h2 माइनस h1, तो ये हो जाएगा m इंटू जी इंटू h2 माइनस h1, ठीक है। ये वर्क डन कब होगा? जब पोटेंशियल एनर्जी की बात हम कर रहे होंगे। तो दोनों में बस यही चीज आपको याद रखनी है कि ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूला नंबर 1 और ये फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है। एक फॉर्मूला नंबर 1 और दूसरा हो गया फॉर्मूला नंबर 2। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। आपको यही दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं भाई मेरे। बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब आप देखो कि जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में कराया था कुली वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने कराया था कुली वाला क्वेश्चन, याद आ रहा है? ये देखो क्वेश्चन ये वाला। अगर इस क्वेश्चन को मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की तरीके से करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि एनर्जी कौन सी कहां पर है। जब इस भाई साहब ने, ठीक है, अब देखो वही सेम क्वेश्चन मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रहा हूं। ये भाई साहब थे, इन भाई साहब ने बक्सा यहां पे रखा हुआ था।
अभी यहाँ पे जब रखा हुआ था बक्सा और यहाँ पे भी रखा ही रखा है, मतलब अंतर केवल पोटेंशियल एनर्जी में आएगा, काइनेटिक एनर्जी में नहीं आएगा। यहाँ पे हाइट कितनी है, 0 है, मतलब mgs तो 0 हो गया। तो हमारा पहला वाला h1 तो 0 ही हो गया। दूसरा वाला h1 कितना है, 1.5 मीटर, तो हमने लिख दिया 1.5 मीटर, ये हो गया हमारा h2। तो अगर हम वर्क निकालना चाहें तो W इक्वल टू होता है mg h2 माइनस h1। अभी फॉर्मूला बताया भाई, जस्ट फॉर्मूला बताया है 1 सेकंड पहले। तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, m इंटू m कितना है हमारा 12 kg, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 12 इंटू जी कितना दे रखा है 10 इंटू हाइट का डिफरेंस निकालेंगे तो 1.5 माइनस 0, तो ये हो गया हमारा 1.5 माइनस 0, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 180 जूल। 1 सेकंड लगा, फटाक से आंसर आ गया। बात आपकी समझ में आई, पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, बताओ फटाफट आप लोगों को कितनी बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या, ध्यान से पढ़ो। एक लड़की जो है वो उसका वजन 200 केजी है। एक लड़की जिसका वजन 200 केजी है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। 2 मीटर एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ रही है। यदि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना है, बताओ। जब वो लड़की जमीन पर थी तो उसका तो कोई पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं। अभी यहाँ पे क्या डिफरेंस आया है, वेलोसिटी तो है नहीं, हमें पोजीशन का ही डिफरेंस आया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आया, और कार्य पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया कि वर्ग जो होगा वो उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। बोलो सही बात है। अभी जस्ट मैंने बताया कि जो वर्क होगा जो उसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल लो, W इक्वल टू m इंटू जी H2 माइनस H1। ठीक है, H2 कितना हो जाएगा, जमीन पे थी तो H1 तो रहा ही नहीं, तो 0 हो गया ये, तो सीधी सी H2 निकाल लो, तो ये हो गया m इंटू m कितना रहा हमारा 200 kg, तो हमने ये लिख दिया भाई 200 इंटू जी कितना ले लेंगे हम, जी लेंगे हमें दे रखा होगा 10 इंटू हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है हमको, कहाँ पे गया हाइट हमारा भाई, फटाफट देखेंगे। हाइट हमें दे रखा है 2 मीटर, तो 2, तो कितना आ गया हमारा, ये हो गया 2000, 4000 आंसर आ रहा है, देख लो जरा, 4000 विल बी द राइट आंसर, इसमें है नहीं, ये होगा सही आंसर 4000 जूल। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। तो 4000 जूल इसका टोटल वर्क कार्य हो जाएगा, जो हमसे कहा गया, जो हमें बताया गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया 4000 जूल, 4000 जूल। ठीक है, बात समझ में आ गई, बोलो आगे चले। अगला प्रश्न, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ ना, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, बस मैं यही मेरा सोचना है, यही मेरा मानना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज गति में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। 4 किलोग्राम की वस्तु, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। अब देखो यहाँ पे बात वेलोसिटी की आ रही है, यहाँ पे जो बात है वो किसकी आ गई है, वेलोसिटी की बात आ गई है। वेलोसिटी को लेके कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यही तो कहूंगा कि भैया अगर हमें अगर हमें कार्य निकालना है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी अब तो काइनेटिक एनर्जी आ गई है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला लिख देंगे, W इक्वल टू क्या मैंने बताया था 1/2 इंटू एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। जस्ट मैंने आपको बताया कुछ देर पहले ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले बताए, वही बार बार यूज हो रहे हैं। तो भाई ये क्या बनेगा बताओ फटाफट। तो अब ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम, कितना दे रखा है, एम दे रखा है 4 इंटू वी फाइनल कितना हो रहा है, वी फाइनल हमारा हो रहा है 10 का स्क्वायर, 10 है ना, ये देखो 10 लिखा है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ठीक, ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 आ गया, 100 में से 25 गया 75, तो W इक्वल टू हो गया 2 इंटू 75, 2 इंटू 75 कितना होता है 150। देखो 150 जूल कहाँ आ रहा है, ये आंसर, ये विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 2 इंटू 75 यही आ रहा है, देखो सही है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, लगभग मेरे सामने जो बुक रखी है उसमें लगभग
नहीं तो 300 क्वेश्चंस हैं, ये इसी तरीके से पूछे गए रेलवे के अलग-अलग एग्जाम में, और ग्रुप डी में तो भर-भर के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन बचा कि नहीं बचा। 1 मिनट। क्वेश्चन नहीं बचा है, बस यही एक क्वेश्चन था। चलो एक पार्ट और रह गया, हम उसको भी फटाफट समझ लेते हैं, और वो है हमारी शक्ति। शक्ति क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसे हम और समझ लेते हैं। उसके बाद हमारा जो सेगमेंट है वो पूरा हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा शक्ति का, पावर का। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति का मतलब है कि कार्य आप कितने जल्दी-जल्दी कर पा रहे हो, कितने जल्दी-जल्दी कर पा रहे हो, है ना? एक मोटरसाइकिल है, एक है हीरो, कुछ भी ले लो, प्लेटिना ले लो, और एक ले लो रॉयल एनफील्ड। अब बताओ जरा कि जो प्लेटिना है और रॉयल एनफील्ड है, उसमें कौन सी गाड़ी बहुत तेजी से अपनी स्पीड बढ़ा सकती है? तो आप कहोगे सर पावरफुल तो रॉयल एनफील्ड है, क्योंकि वो तेजी से कार्य कर सकती है। तो जो तेजी से कार्य कर सकती है मतलब जो कम समय में ज्यादा स्पीड बढ़ा सकती है, उसे ही हम पावर कहेंगे, उसकी पावर ज्यादा हो सकती है। सही बात है कि नहीं है? बोलो। अगर आप कहोगे साइकिल में और रॉयल एनफील्ड में किसकी पावर ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर साइकिल तो थोड़ा धीरे-धीरे चलती है। 1 घंटा लगेगा तो उसकी 20 मीटर पर सेकंड पहुँचेगी। लेकिन रॉयल एनफील्ड 10 सेकंड में 100 मीटर पहुँचा, 100 मीटर पर 100 किलोमीटर पर ये पावर पहुँचा देती है, 100 की स्पीड पहुँचा देती है। तो पावर किसकी ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर रॉयल एनफील्ड की पावर ज़्यादा है। मतलब पावर का मतलब क्या है कि जो जो भी चीज़ किसी भी कार्य को बहुत जल्दी कर लेती है, जिसकी रेट ऑफ डूइंग वर्क बहुत ज़्यादा है, उसे हम पावर कहते हैं, उसी को हम शक्ति कहते हैं। है ना? यहाँ पे शक्ति का मतलब हर तरीके से ले सकते हो। जैसे हाथी है और एक मान लो कि चूहा है। अब किसी चीज़ को उठाना है ना? तो उठाने में कौन पावर जल्दी लेगा भाई? हाथी ले लेगा, जल्दी उठा देगा चीज़ों को, जल्दी कार्य कर देगा। चूहा तो कर ही नहीं पाएगा, है ना? या फिर और व्यक्ति, अगर आप हो और हाथी हो, कौन कार्य करेगा? तो आप कहोगे हाथी का। तो मतलब पावर का मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता या किसी भी कार्य को करने की जो रेट है, उसे हम पावर कहते हैं। तो पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब हमेशा टाइम के फॉर्मेट में रहती है। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के फॉर्मेट में रहती है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। हिंदी में लिखेंगे हम कार्य करने की क्षमता। हिंदी में लिखेंगे हम कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। ठीक है भाई? तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? देख लो भाई। तो अगर हम पावर को लिखना चाहें तो पावर इज इक्वल टू क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम। सही बात है कि नहीं? बोलो, ये हुआ कि नहीं? W अपॉन टी। आसान भाषा में आप समझ लो, यही इसी को हम कहेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू। लेकिन अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हो, आप कहोगे सर इतने में आपका मन नहीं भरा, क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, तो मैं इसी को और फॉर्मुलेट कर देता हूँ, इसी को और फॉर्मूला बना देता हूँ। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही बात है ना? मैं वर्क को मैंने लिख दिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा ध्यान से देखो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? ये वेलोसिटी होता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल सही है। कोई कितना फोर्स लग रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, इससे भी हम निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। ओके, तो ये भी एक तरीका है जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक मुझे चीज और बताओ कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि वर्क दो तरीके के होते हैं। वर्क अगर हम काइनेटिक फॉर्म में देखें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क होती है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क होती है। तो इसको हम और तरीके से भी क्या लिख सकते हैं? इसको हम, एक तो ये लिख लिया आपने, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है m 1/2m v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो, ये भी पावर है। अभी तो जस्ट मैंने बताया कि पावर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है।
और पावर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, तो 1/2 इंटू mg H2 माइनस H1 अपॉन T, ये भी हो सकता है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा और एक फॉर्मूला ऊपर बन गया हमारा। तो दो फॉर्मूले हमारे पास यहां पर निकल कर आए हैं। दोनों फॉर्मूले आपके लिए जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहां पर भी टी कर दो। तो ये दो फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर पावर पूछा जाए तो केवल वर्क में टाइम का डिवाइड कर देना है, बात खत्म हो गई। इसका जरूरत नहीं है, लेकिन बात वही कह रहा है, बात वहीं के वहीं घूम के आ जाएगी। लेकिन फिर भी समझने के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों चीजें अलग होती हैं। ठीक है भाई, अभी क्वेश्चन यहाँ पर है जो पूछा गया है, इसी से ये क्वेश्चन 30 से 40 बार रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, 30 से 40 बार रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन ना, और ये इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से दीजिएगा जरा। आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 में पूछा गया, शिफ्ट दूसरा में, और ये क्वेश्चन रिपीट है, हर शिफ्ट में पूछा गया है। लगभग 30 से 40 शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तो ये सीढ़ी है, इस तरीके से सीढ़ी है ये, और ऐसे ऐसे करके ये टोटल जो सीढ़ियां हैं, थोड़ा ठीक से नहीं बनाया है ड्राइंग गड़बड़ बन गया, लेकिन ये मान लो ये सीढ़ियां हैं। ठीक है, तो जो आदमी है वो पहले यहां पे था और वो चढ़ के अब यहां पे पहुंच गया है। ठीक है, टोटल कितनी सीढ़ियां, टोटल 45 सीढ़ियां हैं। तो यहां से यहां तक देखोगे तो 45 सीढ़ियां हैं, 45 सीढ़ियां हैं, और हर सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, तो मैं कहूंगा कि यहां से लेके यहां तक की जो टोटल हाइट है वो हो जाएगी 16 सेंटीमीटर एक सीढ़ी की। तो टोटल 45 सीढ़ियों की कितनी हाइट होगी, मल्टीप्लाई बाय 45, 16 पंचे 80, 8, 16 चौको 64, 64 और 72, 720 हो गया। तो हम कहेंगे 720 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है। और अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, 7.2 मीटर हाइट आ गई। मतलब टोटल जो हाइट होगी वो 7.2 मीटर होगी। बात इतनी सी मुझे बतानी थी आपको। अब मुझे चला ये चीज बताओ कि शक्ति निकालने के लिए पावर निकालने का फॉर्मूला होता है W/T, लेकिन वर्क कैसे निकालें, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स वाला सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीज चेंज हो रही है वो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इसकी पोजीशन और यहाँ पे इसकी पोजीशन में केवल पोटेंशियल एनर्जी का परिवर्तन आया है, पोजीशन चेंज हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है। यहाँ पे इसकी 0 थी और यहाँ पे इसकी mgh हो गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे यहाँ पे, mg H2 माइनस H1 अपॉन T। बोलो सही बात है, अभी जस्ट मैंने बताया ये फॉर्मूला आपको। अब देखो G कितना है हमारा, 10 हो गया, 7.2 माइनस 0, भाई यहाँ पे तो 0 ही रहेगा ना, जमीन है ये तो 0 रहेगा। तो हम लिखेंगे भाई मास हो गया 10, जी हो गया 10, मास 10 नहीं, मास 50 kg है, सॉरी। तो मास हो गया 50, जी हो गया 10 इंटू H2 कितना है हमारा 7.2 मीटर हो गया, और ये 0 हो गया, तो ये हो गया 7.2, वो 0 हो गया, बात ही खत्म होगी। डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 0 हट जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 36 आ रहा है। देखो भाई 360, व्हाट इज द राइट, 360 जूल इज द राइट आंसर। यही इसका सही उत्तर बनेगा, यही इसका सही उत्तर बन जाएगा 360 जूल। वैसे अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा ये चीज कि कैसे बन रही है, लेकिन मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा था वो आई थिंक आपके दिमाग में चली गई होगी। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज आप तक पहुंच गई होगी कि किस तरीके से हम जो है हम वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी थ्योरम का उपयोग करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर रेलवे के एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे पढ़े बगैर आप बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है भाई, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। और आप एक बार समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, आप दोबारा वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, और बुक में जरूर क्वेश्चंस लगाएं। आपको आप किसी भी बुक को ले लेंगे, आप चाहे रुक्मणी पब्लिकेशन लें, चाहे करण की बुक लें, या कोई बुक लें, बहुत सारे बुक हैं ना, खान सर वगैरह बहुत सारे लोग जो है बुक आजकल दे रहे हैं, उनमें क्वेश्चन दे रहे हैं।
आपको सब में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन करने हैं। तो बहुत सारे 30-40 क्वेश्चन हैं, लेकिन कम से कम सेम टाइप के आपको 4-5 क्वेश्चन करने ही करने हैं, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आपको देख के घबराहट होगी कि पता नहीं क्या पूछ लिया है, और ऐसे 3-4 क्वेश्चन अगर बन गए तो आपका पेपर गया काम से। ठीक है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, इसलिए मैंने जानबूझ के ये पूरा का पूरा सेगमेंट यहाँ पे आज फ्रेम किया था कि चलो भाई, काफ़ी समय हो गया, आपको पढ़ाया नहीं है, चीज़ें बताई नहीं है, तो इसलिए इसको बना दिया जाए, इसको बता दिया जाए। तो मैं पूरा चैप्टर आपको डिटेल में चीज़ें बताई हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम में कैसे वर्क होता है, कैसे कार्य होता है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या-क्या आपको समझना है, ठीक है? तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन समझ में आया होगा। काफ़ी समय हो गया, काफ़ी बड़ी रात में मैं ये चीज़ जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। वर्क एनर्जी पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट जो वीडियो है, मैं जल्द ही एक वीडियो और लेके आऊँगा, और वो वीडियो भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा। मैं सोच रहा हूँ करंट का आपको बता दूँ, क्योंकि करंट से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जा रहे हैं। करंट का वीडियो मैं और कर दूँ, इसके बाद आपके क्वेश्चंस नॉर्मल बन जाएँगे, ठीक है भाई? तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ, और अगर आपको और कोई चैप्टर पढ़ना है जो आपको नहीं समझ में आता है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमें कमेंट में बताएँ। मैं उस टॉपिक को भी पूरे डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, कौन-सा चैप्टर पढ़ना है। तो मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय, टेक केयर, बाय-बाय, जय हिंद।